फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 18 नवंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के जब हम प्रमुख समाचार देखते हैं तो तीन प्रमुख न्यूज़ हमारे लिए है। पहला जो है वो ये है कि कुछ दिनों से म्यांमार में जो है कुछ दिनों से क्या बल्कि 27 अक्टूबर से जो है म्यांमार में वहाँ पे एक विद्रोही गतिविधि चल रही है वहाँ के जुंटा सरकार, जो वहाँ की सेना की सरकार है, उसके विरुद्ध। तो वो काफ़ी दिन से चल रहा था। उस पर द इंडियन एक्सप्रेस पे एक्सप्लेनेशन पे आज एक डिटेल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो म्यांमार है, आपको पता होगा कि वो हमारे नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ है और हमारे नॉर्थ ईस्ट की कई सारी सकारात्मक चीज़ों में और कई सारी चुनौतियों में म्यांमार की भूमिका रहती है। सकारात्मक में क्यों, चर्चा कर देंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन नकारात्मक में जैसे अभी मणिपुर में जो चीज़ें दिखाई दे रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण 2021 में, फरवरी 2021 में म्यांमार से कुकी जनजातियों का पलायन भी है, क्योंकि वहाँ पे सैन्य सत्ता आने के बाद उनका विद्रोह शुरू हुआ था, उनका उत्पीड़न शुरू हुआ था। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे कि वो विद्रोह क्या है, अन्य विद्रोहों से कैसे अलग है और उसका भारत के लिए क्या, जैसे है ही ना कि भारत के लिए चुनौती क्या है या भारत को क्या करना चाहिए। और ये चर्चा में इसलिए हो गया कि अभी परसों ही जो है 16 तारीख को विदेश मंत्रालय ने इस पर चिंता जाहिर की है। तो निश्चित रूप से अगर विदेश मंत्रालय चिंता जाहिर कर रहा है तो हमें देखना चाहिए कि ऐसा क्या मुद्दा है। ठीक है, जहाँ तक दूसरा मुद्दा है, ये भी द इंडियन एक्सप्रेस में ही रहा है कि आपको, हालांकि हमने कल या परसों पढ़ाया था, जो कि चीन और उसका हो रहा था, कल ही था, चीन और अमेरिका का जो जलवायु समझौता हुआ है, उसमें जो है मैंने बताया था कि जो है COP28 होने वाला है, इसका प्रभाव पड़ने की है। तो COP28 जो है दुबई में जो है नवंबर लास्ट से दिसंबर, यानी नवंबर दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी, ये एक तरह से कह सकते हैं कि वो देश है जो पेरिस जलवायु समझौते या और भी जलवायु समझौतों पे जो देश शामिल हैं, उनका एक सम्मेलन होता है वार्षिक आधार पे। तो उसी तरह का जो है 28वां सम्मेलन जो है इस तरह से कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी के रूप में दुबई में होने वाला है। उसमें हमें क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या उसमें होने की संभावना है, इस पे भी एक बढ़िया लेख जो है द इंडियन एक्सप्रेस में आया था, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीसरा जो है ये न्यूज़ जो है, ये अभी सरकार ने CITIS 2.0 करके एक चैलेंज या योजना शुरू की है। भारत सरकार के जो आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है परसों। तो उस पे भी हम चर्चा करेंगे कि परसों या कल, जो भी 16 तारीख को, 17 तारीख को, तो उस पे हम देख लेंगे कि क्या मामला है। बहुत फैक्चुअल टाइप की चीज़ें हैं, फिर भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए पहला मुद्दा देखते हैं कि म्यांमार का हालिया विद्रोह एवं भारत के लिए चुनौती। तो ये मुद्दा क्यों है, कि मुद्दा क्या है, अगर इसको समझें तो 27 अक्टूबर को म्यांमार में जो है विद्रोहियों का एक समूह, मतलब एक संघ, एक मंच बना है, जिसमें 3 प्रमुख जो है निर्जाति विद्रोही संघ हैं। उन्होंने जो है चीन सीमा से सटे उत्तरी म्यांमार के जो है 2 प्रमुख शहरों पे मतलब हमला किया, उसके बाद 2 प्रमुख शहरों पे उसने कब्जा किया है। ठीक है, और उसके बाद जो है काफ़ी मात्रा में वहाँ से लगभग 5000 जो है म्यांमारी नागरिक जो है भारत में मिजोरम की तरफ जो है उन्होंने पलायन किया है। और इसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है कि वो चिंतित है, वो गहरी इस पर चिंता जाहिर की है। तो कहीं ना कहीं चूँकि जो म्यांमार है वो हमारे लुक ईस्ट पॉलिसी का काफ़ी, या एक अब तो वो लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी बदल गई है, तो उसका काफ़ी प्रमुख वो है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट के कई सारे राज्यों से उसकी सीमाएं साझा होती हैं। वहाँ पे होने वाली कोई घटनाएं अगर वो भारत के लिए भी चुनौती उत्पन्न करती है, जैसे अगर मणिपुर की वर्तमान चीज़ों में देखें तो उसमें फरवरी 2021 में म्यांमार में हुई जो है सेना का तख्ता पलट और उसके बाद वहाँ से पलायन हुआ था, उसको भी इसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और पुनः इस तरह के विद्रोह पर फिर पलायन हो रहा है, जो कहीं ना कहीं
पहले से ही जो मामला जो है चल रहा है उसमें और भी ज़्यादा आग में घी डालने का काम कर सकता है। तो इसलिए हम इन सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे, क्या म्यांमार में विद्रोह की क्या स्थिति रही है, पहले से हुए विद्रोह से ये कैसे भिन्न है और भारत को क्या चिंता है। ठीक है, विदेश मंत्रालय ने जो है 16 नवंबर को म्यांमार के चिन राज्य के रिखावदार क्षेत्र में चल रही है हिंसा पे जो है अपनी चिंता व्यक्त की है। और यह जो है मामला कह सकते हो कि चिंता है। और जो म्यांमार का ये मामला है, ये फरवरी 2021 ये वह दिन था जब जो है 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें, उसके बाद वहाँ पे संसद बुलाई जानी थी, कि जिसे नवंबर 2020 में चुनाव हुआ था, उसके बाद संसद जब जिस दिन बुलाई जानी थी उसी दिन म्यांमार की जो है सैन्य व्यवस्था, जिसे जुंटा कहते हैं, वहाँ के जुंटा शासन ने जो है वहाँ पे वहाँ की सरकार को मतलब अबदस्त करके जो है वहाँ पे पुनः जो है सैन्य शासन की स्थापना कर दी थी। तो तभी से वहाँ पे कई सारी चीज़ें वहाँ पे वो हिंसक झड़पों में लगा रहा। उसी दौरान जो है वहाँ से काफ़ी संख्या में जो है जो कह सकते हो कि शरणार्थी ही कह सकते हो, वहाँ से पलायन होता है मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पे जो है कुकी जनजातियाँ रहती हैं। म्यांमार में भी इसी तरह की कुकी चिन जनजातियाँ रहती हैं। तो उन दोनों का आपस में एक निर्जातीय लगाव है, भले वो दो देशों में हैं लेकिन उनके बीच में आपस में निर्जातीय लगाव है। ऐसे में वहाँ पे जो हिंसा हुई तो वहाँ से आए और बाद में जो है उसको लेके जो है जो मैतेई समुदाय है मणिपुर का, उसने ये आशंका व्यक्त की कि जो है बाहरी जनजातियों को बुला के, बाहरी लोगों को बुला के पहाड़ में डेमोग्राफी चेंज करने की व्यवस्था है और जो कहीं ना कहीं उनके हितों के लिए जो है नुकसानदायक है। तो इसको लेके और भी कई सारे मुद्दे थे, जैसे में अफीम की खेती और फिर एक तत्कालीन हाई कोर्ट का डिसीजन जिसका कोई सिर पैर नहीं था। इन सारे मसलों को लेके जो है वहाँ पे हिंसक गतिविधियाँ चली। बाकी वहाँ पे मई से लेके जो है क्या हुआ और उसको कुछ मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा देश व्यथित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें जो है वहाँ की जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया उस पर काफ़ी किया, मतलब सैकड़ों लोगों की तो जानें जा चुकी हैं, ये ऑफिशियल है। और वहाँ पे एक तरह से कि देखा जाए तो काफ़ी गंभीर स्थिति अभी भी है। शांति तो है लेकिन वो शांति स्थापित है, शांति मतलब लोगों के द्वारा नहीं है, वो व्यवस्था के द्वारा शांति स्थापित की गई है। उसमें भी अब इस तरह की चीज़ें, अभी हाल ही में जो मामला हुआ था कि फिर से जो है अभी मामला ये देखा गया कि हाल में ही 27 अक्टूबर को वहाँ पे जो निर्जाति विभिन्न समूह हैं, ख़ासतौर से उसमें निर्जाति सशस्त्र संगठन, उसमें पीपल डिफेंस फोर्सेस बना लिया है उन्होंने, वहाँ के लोगों के द्वारा अपना एक सशस्त्र संगठन बनाया गया है। उनमें से उन लोगों ने जो है चीन सीमा पर यानी उत्तरी म्यांमार पे जो है हमला धावा बोला है, कई सारी पुलिस सेना की चौकियों को उसमें ध्वस्त कर दिया है और 2 प्रमुख शहरों पर जो है उसने कब्जा कर लिया है, जिसमें से एक प्रमुख शहर जो है वो म्यांमार और चीन के लिए जो है सीमा व्यापार का प्रमुख क्षेत्र है, जिससे जो है बहुत अच्छा खासा आय रेवेन्यू जो है जुंटा सरकार यानी कह सकते हो कि म्यांमार की सरकार को होता है। ठीक है, और एक सीमा जो है क्षेत्र वो जो है भारत के जो मिजोरम है उसके बहुत करीब होने के कारण जो है इसको रिखवादार कहते हैं, रिखवादार शहर है वो म्यांमार के अपने जो भारत के जो मिजोरम में क्या है जरा देख लेते हैं उसकी सीमा। जोगथार, मिजोरम का जोगथार जो क्षेत्र है उसके ठीक सामने पड़ता है रिखवादार के पतन के जात। वहाँ से 5000 लोग जो है पलायन करके भारतीय सीमा में आए हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक मुद्दा हो गया है, क्योंकि इसी तरह के एक मामले में 2021 का हम परिणाम देख चुके हैं कि वहाँ पे कैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती जा रही हैं, और ये चीज़ें अगर और होंगी तो वो मुद्दा और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि लड़ाई का मौजूदा दौर कब और कैसे शुरू हुआ। तो कैसे शुरू हुआ इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं कहना है। कब शुरू हुआ? 27 अक्टूबर को शुरू हुआ है और वहाँ के 3 प्रमुख निर्जातीय सशस्त्र आर्म्ड ग्रुप हैं। निर्जाति मतलब वो अपनी जो अपनी इथनिक पहचान, इथनिक मतलब कोई उसको आप कह सकते हो कि जो रेस होता है
उसका जो सांस्कृतिक विभाजन होता है उसके आधार पे कहा जाता है कि जैसे अब मणिपुर में मैती और कुकी दो निर्जातीय समूह हैं। हो सकता है कि नस्ल के आधार पे वो एक ही हों, लेकिन क्योंकि वो इंडो चीनी उस ट्राइब हैं, लेकिन उनके बीच में जो है सांस्कृतिक आधार पर विविधता है। तो इसी तरह से सांस्कृतिक आधार की विविधता आधार पे जो है वो निर्जातीयता कहती है। उसके आधार तीन तरह प्रमुख जो है संगठन ने एक म्यांमार में ब्रदरहुड अलायंस बनाया है, जो कहीं ना कहीं वहाँ की जो निर्वासित व्यवस्था है, जैसे वहाँ पे जुंटा शासन है, तो जो लोग वहाँ से निर्वासित हैं उनका समर्थक मानते हैं अपने आप को। और उन्होंने म्यांमार के कई सारे शहरों में, खासतौर से जो चीन से सटे हुए सीमाओं पर उन्होंने धावा बोला और उसको अपना नाम दिया ऑपरेशन 10/27। 10 माने अक्टूबर, 27 माने दिन। उस दिन जिस दिन ये ऑपरेशन, जिस दिन ये वहाँ पे विद्रोहियों ने ये चलाया था, उसी को नाम दिया था ऑपरेशन 10/27। ठीक है। अब उसके बाद विद्रोहियों ने जो है शान राज्य में 100 से अधिक सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। और महत्वपूर्ण बिंदु है चिनस्वे। अब देखिए नाम यहीं पे लिखा है, बहुत थोड़ा सा टफ होता है, पर उसने जो है सीमावर्ती कब्जा कर लिया है। और ये जो प्रतिरोध है इस बार ये देखा जा रहा है कि सिर्फ यही नहीं, ये तो चलो चीन के सीमा वाले क्षेत्रों में है, लेकिन अन्य जो यहाँ पे ज़्यादा गंभीर है, यानी दो शहरों पर तो कब्जा ही कर लिया गया है, 100 से ज़्यादा चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। उसमें एक प्रमुख शहर जो है उस चीन के लिए जुंटा के साथ जो है, चीन और म्यांमार के जो है व्यापार के लिए जो है प्रमुख है, उससे जो है चीन का जो है जुंटा सरकार का म्यांमार में काफ़ी राजस्व आता है। और म्यांमार के पूरे म्यांमार में अनेक हिस्सों में जो है इस तरह के विद्रोह दिखाई दिए हैं। ये विद्रोह ऐसे हैं कि जो वहाँ की सरकार है, सरकार तो नहीं कह सकते, वहाँ जो सैन्य व्यवस्था है उसके जो प्रमुख हैं कोई स्वे करके हैं, उनका कहना है कि अगर इसे नहीं रोका गया तो म्यांमार कई सारे देशों में, कई सारे टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो है आंदोलन, जो विद्रोह जो है गंभीर है। तो ऐसे ही है कि वर्तमान विद्रोह पिछले 2 वर्षों से जो विद्रोह चल रहे हों उनसे अलग कैसे है। अलग इसलिए है क्योंकि पिछले 2 सालों से जो विद्रोह या संघर्ष जो चलते थे उसको सेना दबा लेती थी। इस बार ये लोग सेना पे कुछ शहरों में भारी पड़ रहे हैं और ये एक आपस में जितने जो है विद्रोही ग्रुप हैं म्यांमार के, उनके बीच में आपस में एकता है और कोऑर्डिनेशन है। यानी पहली बार ये देखा जा रहा है कि जो म्यांमार के जो प्रमुख इथनिक, अलग अलग इथनिक ग्रुप हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले, उनके अप्रोच में कोऑर्डिनेशन है। और वो थोड़ा एक तो कोऑर्डिनेटिव अप्रोच से हैं और ज़्यादा गंभीर और ताकतवर से हैं, जिससे जो है जुंटा सरकार के समक्ष सबसे गंभीर कह सकते हैं कि अभी के समय का सबसे गंभीर जो है वहाँ पे चुनौती उत्पन्न ये लोग कर रहे हैं। इसी को देखते ही हुए वहाँ के जो जनरल हैं, जो वहाँ के जुंटा के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि ये अगर इसको समाप्त नहीं किया जाएगा तो ये पूरे म्यांमार को कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन अब ये है कि हम इसको क्यों, हम क्या कर सकते हैं, या हम पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, या हमारे लिए क्या चुनौतियाँ हैं। तो जैसे कि देखिए कि भारत सरकार ने क्या कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर चिंतित है। डिप्लोमेसी में ये बात कही जाती है कि वो निश्चित रूप से चिंतित है, क्योंकि भारत के सामने समस्या ये है कि एक तरफ तो वहाँ पे जुंटा सरकार है जो सैन्य व्यवस्था है और हम लोकतंत्र के समर्थक हैं। तो हम किसी भी तरह की लोकतांत्रिक जो चीज़ें होती है, जो जनता द्वारा चुनी गई व्यवस्था होती है, खासतौर से आंग सान सू की, और इनका भी हम समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। यानी इनके प्रति भी हमारी जो है आस्था है, और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आस्था होनी ही चाहिए। और दूसरी तरफ जो वहाँ की सैन्य जुंटा है वो वहाँ की वास्तविकता है। तो यही विरोधाभास जो है, जो कूटनीतिक, विदेशी कूटनीतिक जो अंतर्राष्ट्रीय राजनय में, अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था में या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक व्यवस्था में दिखाई देता है कि एक तरफ सैद्धांतिक पहलू होता है, दूसरी तरफ व्यवहारिक हकीकत भी होता है, और इन दोनों पर हमें चलना होता है। ठीक है। तो भारत सरकार अभी तक तो बड़ा सदा हुआ दे रही है कि लोकतंत्र के जो व्यवधान है उस पर भी चिंता व्यक्त करती रही है, और जुंटा सरकार से भी अपने जो है संबंधों को बनाए रखी है, वर्केबल बनाए रखे हुए है। चीन तो खुल के समर्थन करती है, तो चीन की तो बात छोड़ दिया जाए। हमारे लिए जो है फिर भी हमें, चूँकि उनसे काफ़ी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि म्यांमार, जैसे अभी मैंने बताया था कि म्यांमार सकारात्मक भूमिका भी अदा कर सकता है। तो
कई सारे ऐसे ऑपरेशंस भारत की सेना ने म्यांमार में किया था जो भारत के विद्रोही जाके म्यांमार में छुप जाते थे। तो कहीं ना कहीं पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध, म्यांमार के साथ अच्छा संबंध, बांग्लादेश में जो वर्तमान प्रधानमंत्री जब से आई हैं तब से बांग्लादेश के साथ भारत के अच्छे संबंध होने के साथ ही साथ जो है नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में जो है उग्रवाद को प्रभावी ढंग से निपटा जा सका है, क्योंकि बांग्लादेश ने अपने यहाँ भारत विरोधी तत्वों पर कड़ाई से काम करना शुरू कर दिया था। इसके पहले की जो व्यवस्था थी खालिदा जिया की, बेगम खालिदा जिया की, वो प्रो पाकिस्तानी है, एंटी इंडिया अप्रोच लेकर चलती हैं। उस वजह से जो है वहाँ पे भारत विरोधी तत्वों को समर्थन दिया जाता रहा है। तो अब पड़ोसी देशों के साथ अगर हम फेवरेबल कंडीशन, हमारी सत्ता नहीं रहेगी, वो सरकार नहीं रहेगा, तो हम नॉर्थ ईस्ट की समस्या कॉम्प्लिकेट हो जाती है। जैसे अभी कुछ आप लोगों को ध्यान होगा कि जब मणिपुर की समस्या गंभीर हो रही थी तो उसी समय भारत के रक्षा सचिव, विदेश सचिव नहीं, रक्षा सचिव ने जो म्यांमार की यात्रा की थी और वहाँ के म्यांमार के जो सैन्य प्रमुख या जुंटा प्रमुख से बात की थी और उनसे कहा था कि यहाँ पे अपने यहाँ स्थिति बहाल किया जाए, ताकि जो हमारे यहाँ चुनौतियाँ हैं अपनी यहाँ स्थिति, ताकि जो हमारे यहाँ पलायन किए हुए लोग हैं ये अपने घरों को लौट सकें। तो कहीं ना कहीं भारत के सामने चुनौती है कि एक तरफ वो लोकतंत्र का भी समर्थक होता हुआ दिखता है और दिखना भी चाहिए, दूसरी तरफ उसे सैन्य जुंटा की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये भारत के लिए अभी तक चुनौती है और भारत इसको अभी अब देखिए कितना समय तक इसको बरकरार रख पाता है, ये एक चुनौती है। दूसरा जो है जिसमें से जो दो कब्जा किए गए हैं वो दो महत्वपूर्ण शहर भारत के जो है बहुत बिल्कुल, जैसे रिख्वादार जो है वो मिजोरम का जोखा वथर जो जगह है उसके बिल्कुल समीप है, आमने सामने है जो है। और दूसरा जो क्षेत्र है वो जो मणिपुर और मिजोरम के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे जो मोरह जगह होता है, जहाँ से म्यांमार और जो है भारत और म्यांमार की सीमाएं जो प्रमुख क्षेत्र है, वहाँ से मात्र 60 किलोमीटर दूर है खामपत। और ये खामपत क्षेत्र से ही होकर जो है भारत का जो भारत म्यांमार और जो थाईलैंड के लिए जो प्रस्तावित राजमार्ग है उधर से गुजरने की चीज़ें। तो कहीं ना कहीं विकास को लेके और भी कई सारे मुद्दों को लेकर ये चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है, इसलिए हमें इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हम ध्यान दिए हुए हैं, विदेश मंत्रालय कहता है। बाकी अब इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी चीज़ें होंगी, उस पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा वैसे वैसे हम इस पर चर्चा करते जाएंगे। डेली वाइज नहीं, क्योंकि ये न्यूज़ है नहीं, एनालिसिस, जब कुछ कंक्रीट हो जाएगा फिर चर्चा किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है न्यूज़ जो है ये भी एक विश्लेषणात्मक न्यूज़ है कि दुबई में जो है नवंबर में वहाँ पे सम्मेलन होने वाला है। नवंबर चल ही रहा है, नवंबर लास्ट से जो है 20 नवंबर के बाद से जो है दिसंबर तक ये चलेगा, दिसंबर की शुरुआत तक ये सम्मेलन चलेगा, COP 28 करके, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी 28। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी क्या होता है, ये आप कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम के तहत जो है, फिर बाद में जब हमने एक पार्टियों का एक सम्मेलन होता है प्रतिवर्ष, और इसमें वो लोग भागीदार करते हैं जो कहीं ना कहीं पेरिस समझौते या UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर क्लाइमेट कंट्रोल के साथ जो है जुड़े हुए हैं, उन समझौतों से जुड़े हुए हैं। इसमें देशों के साथ साथ जो है, हालांकि ये देशों का सम्मेलन होता है, लेकिन इसमें निजी क्षेत्र के भी लोग और NGO के लोग भी, मतलब जो है लोग भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये हो रहा है और परिस्थितियाँ तो सब लोग जान रहे हैं, काफ़ी गंभीर है। जलवायु का संकट कहते हैं ना कि अब हो नहीं रहा है, दिख ही रहा है। हम जो है अगर देखें जलवायु उपयोग को लेकर देखें तो हम जो है जो साल भर में जो जितना नेचुरल रिसोर्सेज यूज करना चाहिए वो उसको हम 8 महीने में ख़त्म कर दे रहे हैं। जो 2023 का टेम्परेचर है ये बताया जा रहा है कि 2016 के बाद से सबसे ज़्यादा है। और अगर अनुमान देखा जा रहा है विश्व मौसम संगठन, तो वो कह रहा है कि 2023 ही में जो टेम्परेचर है, जो 1.5 डिग्री सीमा है, उससे ज़्यादा औसत बढ़ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं चिंता तो है ही, और इन्हीं चिंता के साथ साथ कुछ और भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मतलब अच्छी तो बहुत नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सकारात्मक चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिसका प्रभाव जैसे G20 में जो हुआ जलवायु समझौता हुआ, ग्रीन क्लाइमेट पैक्ट हुआ है, जिसमें ये बात कही गई है कि जो देश हैं, जो विभिन्न देश, यानी G20 आपको पता है 20 शक्तिशाली देशों का समूह, उसमें 19 देश है और एक यूरोपीय यूनियन है, और अब तो उसमें अफ्रीकन यूनियन यानी लगभग 100 प्रमुख देश उसमें जो है शामिल हो गए हैं। तो G20 भी सहमत है
कि जलवायु परिवर्तन को निपटने के लिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में कई सारे प्रावधान किए गए हैं। तो उन सबको कारण से ये उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि COP28 सम्मेलन में कुछ न कुछ सकारात्मक होगा। बहुत कुछ नहीं हो सकता है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की चीज़ें अकस्मात नहीं होती है। इसके जो भी आज नीतियाँ बनाएंगे इसका प्रभाव दीर्घकाल में पड़ेगा, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ेगा, इसलिए हम इसको लेकर आशान्वित हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। परिचय की बात करें तो ये 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक दुबई में आयोजित होगा और इसमें जो है दुनिया के जो वो देश जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट पे पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किया है या जो UNFCCC के हस्ताक्षर करता हैं, वो सारे लोग इसमें शामिल होंगे और जलवायु परिवर्तन को लेके उसमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है इस पे चर्चा करेंगे। और ये सम्मेलन थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि पेरिस जब एग्रीमेंट हुआ था 2015 में COP21 में, तो उसमें ये एक बात कही गई थी कि 5 साल बाद जो हम लोग लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं उस पे जो है क्या होता है उसको एक स्टेक रिपोर्ट हम प्रकाशित करेंगे। लेकिन जब 5 यानी 20 में पढ़ रहा था, कोरोना काल आ गया था, तो उसके बाद से जो है इस साल वो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ग्लोबल स्टेक रिपोर्ट कहा जाता है, जिस पे भी चर्चा होनी है कि दुनिया के जो लोग जुटेंगे कि ये देखेंगे कि पिछले 8 सालों में यानी पेरिस के बाद जो है उन लोगों ने क्या किया है, कितना कुछ किया है, कितना कुछ होना बाकी है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा में हो जाता है। ठीक है, और देखें संदर्भ देख ले तो संदर्भ यही है कि जलवायु संकट तो है ही है, विनाशकारी प्रभाव दिखाई ही दे रहा है, तापमान तेज़ी से बढ़ ही रहा है। जिस तरह से स्थिति ये है कि इस साल का तापमान उम्मीद है कि ये जो हालांकि 2016 से लेकर अब तक का सबसे गर्म तापमान है, औसत आ रहा है और विश्व मौसम संगठन का मानना भी है कि अगर ये ऐसा ही रहा तो इसका जो औसत तापमान है जो पेरिस के लिए या जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो लक्ष्य तय किया गया था IPCC के तहत जो है कि सदी के अंत तक जो है यानी जो है तापमान जो है औसत तापमान पूर्व इंडस्ट्रियल काल से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन इसी साल बढ़ने की उसकी पूरी संभावना है। और अगर हम देखें कि ये चीज़ें तो समस्याएं तो बड़ी विकराल हो रही हैं और बढ़ ही रही हैं, उसका चुनौतियां भी दिख रही हैं, लेकिन अगर देखें कि उसके लिए हो क्या रहा है तो बहुत हो हल्ला हो रहा है, बहुत मीटिंगें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है। एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा है। उस कैसे मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट भी कह रही है कि जो भी कुछ हो रहा है यानी अगर देखा जाए बहुत आशावादी परिदृश्य दिखाएंगे तो 2019 के स्तर से 2030 तक उत्सर्जन में केवल जो कुछ अभी सारी चीज़ें कह रही है केवल 2% की कटौती आएगी 2030 में। 2019 के स्तर में 2% की कटौती आएगी। जो लक्ष्य है हमारा क्या है, ICC का लक्ष्य IPCC का क्या था कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ना। उसके लिए क्या करना था कि टोटल रिडक्शन में 43% कटौती करनी थी, जो उत्सर्जन में 43% रिडक्शन या कटौती करनी पड़ थी, और हम बहुत आशावादी होकर 2% कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि हम बहुत बातें कर रहे हैं, काम उतना नहीं हो रहा। इसी तरह से जो विकसित देशों द्वारा जलवायु न्याय या उस तरह के लिए या जो जलवायु का प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ रहा है, तो अपने के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुसार मजबूत अर्थव्यवस्था बना सकें या अपने को जलवायु परिवर्तन से मुक्त कर सकें या उसको मजबूत बना सकें, उसके लिए जो उनको फंडिंग चाहिए थी, जो वित्त चाहिए था, जो इन्होंने तर्क तय किया था कि इसको देना है, वो भी नहीं दिया जा रहा है। कई सारे रिपोर्ट्स बता रहे हैं, जो अभी देखिए कि अभी जस्ट रिपोर्ट आई है, एडॉप्शन गैप रिपोर्ट अभी UNDP का अभी जस्ट आया, हमने पढ़ाया भी है कि उसके लिए ज़रूरत है 215 अरब डॉलर की। हालांकि कुछ लोग विकासशील और अल्पविकसित देश कह रहे हैं कि उन्हें 300 अरब डॉलर से ज़्यादा चाहिए, 320 अरब डॉलर, लेकिन जो असेसमेंट है UNDP का उसके अनुसार भी 215 अरब डॉलर की ज़रूरत है, और उनको मिल कितना रहा है 21 अरब डॉलर, यानी 10% भी नहीं, 10% से भी कम जो है, 9 कुछ % जो है, जितना उनको चाहिए उतना जो है जलवायु रिसाइलेंस अर्थव्यवस्था बनाने के लिए या जलवायु के प्रभाव से विकासशील देशों को मजबूत बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उतना हो रहा है। इसी तरह से जो विकसित देश जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें इन्होंने तय किया था कि 2020 के बाद ये जो है
100 अरब डॉलर प्रतिवर्ष, लगभग 100 अरब डॉलर प्रतिवर्ष जो है जलवायु न्याय के रूप में, ये चूंकि जलवायु की जो चुनौती है इसके उत्तरदायी कारक कौन है? इंडस्ट्रियलिस्ट देश, विकसित देश, और इसके सबसे ज़्यादा पीड़ित देश कौन हैं? जो अल्प विकसित या विकासशील देश हैं। तो इसके लिए जो है जलवायु न्याय क्या कहता है कि आप जो इसके लिए उत्तरदायी है वही इसका भार वहन करे। इसलिए उन लोगों ने तय किया था कि 2020 से लेकर 2025 तक हर साल 100 अरब डॉलर दिया जाएगा। उस पर भी कुछ अभी बहुत कुछ हुआ नहीं है। हालांकि G20 सम्मेलन में उन लोगों ने कहा है कि वो 2023 से 2025 के बीच में उस पर समर्थक हैं और उम्मीद भी की जा रही है कि वो चीज़ें हो सकती हैं। तो अब इस परिदृश्य में देखा जाए कि COP 28 से क्या किया जा सकता है, कि क्या उम्मीद हम करें। देखिए, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन है ये जो दिख रहा है ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। इसका समाधान कोई एक दो नुस्खा नहीं है। अगर आप तुरंत भी आज उत्सर्जन बंद कर दीजिए तो जो पहले का उत्सर्जन है उससे ही जो है आपकी धरती प्रभावित होती रहेगी। तो हमें जो भी प्रयास करना है वो ये करना है कि और ज़्यादा स्थिति न बिगड़े, और जो स्थिति जलवायु का जो प्रभाव, दुष्प्रभाव दिख रहा है खासतौर से गरीब और कमज़ोर देशों पे, उनसे कैसे बचाया जा सके, इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए इससे उम्मीद क्या क्या है? सबसे पहले तो उम्मीद है कि नवीकरणीय ऊर्जा का 3 गुना करने का लक्ष्य है। ये एक सराहनीय प्रयास है और G20 सम्मेलन में ये बात कही गई है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो 2030 तक सभी जो G20 सदस्य देश हैं या वैश्विक स्तर पे ये सभी कोशिश करेंगे कि 2030 तक जो भी ग्रीन हाउस गैस का जो भी नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वो 3 गुना हो जाए। अभी हो रहा है देखा जाए तो 3400 गीगावाट हो रहा है, इसको 3 गुना कर देंगे और जब 3 गुना हो जाएगा तो 2030 तक जो है, जो अभी 28% जो है नवीकरण ऊर्जा वैश्विक स्तर पे हो रही है, बाकी जीवाश्म या कोयला आधारित है, उसको बढ़ा के 70% किया जा सकता है। और जब ये होगा तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मानना है कि 2030 तक 7 अरब मीट्रिक टन इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका जा सकता है। अब जो आप कहते हैं ना कि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि पर्यावरणविद कहेंगे कि इससे क्या होगा, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए और भी सारे प्रयासों को देखा जाए तो ये कोई कम उपलब्धि नहीं होगी अगर हम इसको भी करने के दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो इससे उम्मीद है, क्योंकि एक तो G20 ने इसको किया है, पहली बात G20 के देशों ने इसे माना है और उसमें बताई दी है कि कैसे उसमें G20 में सिर्फ G20 के 20 देश नहीं हैं, 19 देश हैं, यूरोपीय यूनियन के देश हैं, अफ्रीकन के देश, अफ्रीका यूनियन के देश हैं, तो ये शामिल हैं। अभी पर 14 तारीख को ही अमेरिका और चीन के बीच में जलवायु समझौता हुआ, उसमें भी ये प्रमुख चीज़ थी कि वो सब तय किए हैं, उन लोगों ने समझौताबद्ध किया है और वो दोनों देश, अमेरिका और चीन, दोनों देश जलवायु उत्सर्जन में या जो कह सकते हो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रमुख रूप से दावेदार हैं, जिसमें अमेरिका ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे बड़ा उत्सर्जक है और चीन वर्तमान में सबसे ज़्यादा उत्सर्जक है और दोनों मिला के 38% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं। तो ऐसे और 60 से अधिक देशों ने भी इसको अपना लिया है कि हाँ ठीक है, 2030 तक हम जो हमारा अभी नवीकरण ऊर्जा है उसको हम 3 गुना कर लेंगे। तो ये पूरी तरह से उम्मीद है कि ये अपनाया जा सकता है, ये लागू किया जा सकता है। जो दूसरा है, जैसे बताया था कि 100 अरब वाली जो डॉलर वाली वित्तीयन की व्यवस्था है, उसमें भी G20 में ये बात हुई है, विकसित देश सहमत हुए हैं कि वो उसको लागू करेंगे और उसको पूरा करेंगे। हाँ, उससे ज़्यादा यानी 2025 के बाद जो ज़्यादा करने की बात है उसको लेकर चिंता बनी हुई है कि उसमें देखिए आगे क्या होता है। तो एक ये मुद्दा सफल होने की उम्मीद है। हानि और क्षति निधि, मिस्र, इसके पहले जो COP 27 मिस्र में हुआ था, शर्म एल शेख में, उसमें कुछ भी नहीं निकला था। उसमें सिर्फ एक बात निकली थी कि ये एक निधि बनी थी, हानि और क्षति निधि, कि जो जलवायु परिवर्तन से हानि हो रही है उन खासतौर से उसकी हानि के पीड़ित कौन हैं? जो द्वीपीय देश हैं, जो गरीब देश हैं, जो कमज़ोर देश हैं, उनकी क्षति की भरपाई के लिए एक कोष बनाया जाए जिससे उनको राशि दी जाए, उनको सहायता राशि दी जाए और उनके यहाँ ऐसे जलवायु परिवर्तन के को सहनशील और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया जाए। तो अभी तक तो पिछले साल बना है, लेकिन इसमें अभी कुछ बहुत हुआ नहीं है, एक भी पैसा आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसमें पैसा आए, क्योंकि
जिस तरह से माहौल बन रहा है कि इसमें जरूर कुछ न कुछ धनराशि आएगी। अभी जो मैंने बताया कि ये प्रमुख क्यों है COP28, क्योंकि वैश्विक स्टॉक टेक रिपोर्ट आई है जिसके बारे में कहा गया था कि पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया था कि 5 साल बाद पेरिस समझौते के शामिल होने के, लागू होने के, मतलब उसको अपनाए के 5 साल बाद हम इसमें देखा जाएगा, एक अध्ययन किया जाएगा कि विभिन्न देश जो इसके समझौताकार हैं उन लोगों ने क्या किया है जलवायु परिवर्तन को लेके। तो उस पर यह रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट कहीं ना कहीं बताती है कि हमें जो करना चाहिए हम उस दिशा में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमें मतलब पूरे दुनिया की दिशा में। और कहीं ना कहीं ये अगर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो वो जो 2 डिग्री सेल्सियस की जलवायु की खिड़की है वो भी बहुत जल्दी बंद हो जाएगी और वह तब पूरे ग्रह के लिए विनाशक हो सकता है। तो हमारे सामने जैसे अभी क्या है कि अभी तक जो चर्चा होती थी कि भाई पेरिस समझौता हो गया था, कौन क्या कह रहा है, भाई हम कर रहे हैं। अब क्या है कि एक रिपोर्ट आ गई है, अब वो रिपोर्ट पे चर्चा होगी, तो इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण है। आगे जो देखें कि जीवाश्म ईंधन का चरणबद्ध कटौती को लेकर, तो देखिए इसको लेकर देश अभी सहमत नहीं है। सब लोग चाहते, हर देश चाह रहा है कि वो जीवाश्म ईंधन से निर्भरता कम से कम करे, ये उनके लिए वायबिलिटी के लिए भी ठीक है। लेकिन अर्थव्यवस्था और अन्य जो विकल्प अभी भी, जैसे एक रिपोर्ट आई है कि भारत में सोलर जो हम छतों पे लगाते हैं वो सरकार के सब्सिडी देने के बावजूद भी अभी बहुत महंगा है। उसमें कई सारी चीज़ें हैं, क्रिटिकल मटेरियल्स हैं जो जिनके वो फोटोवोल्टिक सेल्स जो उत्पादन करना है या जो भी मटेरियल है वो अभी इतना महंगा है या उसको लेकर इतनी चुनौतियां हैं या इतने बड़े पैमाने पर करना आसान नहीं है। और कई सारी नवीकरण ऊर्जा को लेकर चुनौतियां हैं कि बहुत सारे चीज़ों को लेकर देश अभी इस पे पूरी तरह से सशक्त नहीं, तो इस पे कोई समझौता होने की उम्मीद किसी को भी नहीं है। हाँ, ऐसे जैसे चीन ने और अमेरिका ने किया है कि हम जो है 2030 तक वास्तविक रूप से कटौती करना शुरू कर देंगे और इस तरह की चीज़ें, इसी तरह की गोलमोल बातें हमें सुनाई देने की उम्मीद है आपके COP28 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जल्दी से। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में ये इसको शुरू किया गया है। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, देख लेते हैं। 16 नवंबर को ही नई दिल्ली में जो है हमारे जो मंत्री हैं, आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय शहरी और आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसको शुरू किया है। और यह कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो जलवायु परिवर्तन है उसको, यानी भारत के प्रधानमंत्री ने 2021 में एक जो है अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया था, एक पंचामृत दिया था कि 5 लक्ष्य दिए थे। उसमें यह भी था कि 2070 तक भारत शून्य जो है, 0 इमिशन करेगा। उसके लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को, सर्कुलर इकोनॉमी मतलब जो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, 3 R पे चलता है। रिड्यूस मतलब जो उपभोग कर रहे हो उसको कम करो, रीयूज माने उसको बार बार उपयोग करो, और इसके साथ साथ रिसाइकिल यानी जो आपकी चीज़ें खराब हो गई हैं उसको रिसाइकिल करके पुनः अर्थव्यवस्था में डालना है। और ये एक तरह से कह सकते हो कि ग्रीन इकोनॉमी की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इस तरह की ही चीज़ों को अपनाने के लिए ये सिटीज़ 2.0, जैसे सिटीज़ मतलब सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0, यानी 2.0 मतलब द्वितीय पीढ़ी है। इसमें शहरों को में पुनर्चक्रणीय यानी सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाने, सर्कुलर इकोनॉमी मतलब कि सर्कुलर व्यवस्था, इकोनॉमी में व्यवस्था मतलब जो भी जो कूड़ा करकट या जो मलबा या जो भी इस तरह की चीज़ें निकलती हैं उनको इस तरह से रिसाइकिल किया जा सके कि उनका उपयोग पुनः हो सके और अर्थव्यवस्था में भी योगदान हो सके और पर्यावरण का भी संरक्षण किया जा सके। इसको लेके जो इसमें इनोवेशन करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, उसको लेकर ये किया गया है। और शहरी मंत्री ने बताया था कि पिछले 10 सालों में जो है भारत में जो है जो इन्वेस्ट हुआ है शहरी में वो 10 गुना बढ़ गया है। तकरीबन 18 लाख करोड़ रुपए का निवेश शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर या शहरी क्षेत्र में हुआ है। और उसमें भी जो है ये जो आप कह सकते हो कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्लान्ड शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम मतलब चला रहा है। ठीक है, इसमें इसको निपटने के लिए देखा जाए तो जो उद्देश्य हैं, पहला है इंटीग्रेटेड कचरा प्रबंधन, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट है। इसमें क्या कहेंगे कि इसको करके एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है।
और उसके लिए जो है इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए पहल करनी है। अब ये पहल किसके जरिए की जाएगी कि राज्यों द्वारा और शहरों द्वारा, मतलब जो राज्य हैं, अब ये भाई शहर, जो केंद्र, राज्य और जो शहर, इनके द्वारा जलवायु के लिए सहनशील अर्थव्यवस्था, यानी हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है जो जलवायु की आने वाली चुनौतियों के प्रति वो क्या हो, सुदृढ़ हो, मजबूत हो, टिकाऊ हो, ताकि हम जलवायु परिवर्तन से भी हम बच सकते हैं। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि जो सभी तीनों स्तर के निकाय हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर के, उनके में इंस्टीट्यूशनल मजबूती लाना पड़ेगा, उनको मजबूत करना पड़ेगा, ताकि इस मतलब सर्कुलर इकोनॉमी के लिए और जलवायु सहनशील इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए संस्थागत दृष्टि से, वित्तीय दृष्टि से और इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से मजबूत हो सकें। ठीक है, तो ये ज़्यादातर फैक्चुअल ही चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा। थैंक यू।